राधे राधे दोस्तों, मैं आपका अपना जितेंद्र कुमार शर्मा, फैकल्टी ज्योग्राफी, अधिगम क्लासेज जयपुर। जैसा कि मित्रों, पिछली क्लासों के अंदर मैं आपके कमेंट बॉक्स देख रहा हूं और उन कमेंट्स बॉक्स के अंदर बहुत शानदार कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं और आप लोगों का पूरा प्यार मुझको मिल रहा है। इस आशा के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी हमारी क्लासों की शुरुआत हुई है। आप लगातार कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को डालिए। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे हम ऑफलाइन क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी मैं उसको देख करके सॉल्यूशन आपको डालता जाऊंगा लगातार। और इसी आशा के साथ मैं आपको आगे के टॉपिक की शुरुआत करता हूं, जो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा है। हमने राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति पूर्ण कर ली थी और हम बात कर रहे थे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से देशांतरों का निर्माण किया जाता है। देशांतरों का निर्माण विषुवत रेखा के ऊपर हमने कोणात्मक दूरी ली और विषुवत रेखा के ऊपर जो कोणात्मक दूरी ली थी वो हमने इस तरीके से कोणात्मक दूरी ली। जैसे ये विषुवत रेखा है और इस विषुवत रेखा पर ध्रुवों से, ये हमारे ध्रुव हैं और इन ध्रुवों से हमने कौन सी दूरी ली थी? कोणात्मक दूरी। और उन कोणात्मक दूरियों को हमने उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाया था। क्योंकि ये वाला जो आपका पोल है, ये आपका पोल कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ पोल। और ये आपका जो पोल है, ये पोल कौन सा हो जाएगा? साउथ पोल। नॉर्थ पोल अपन कहते हैं उत्तरी ध्रुव को और साउथ पोल अपन कहते हैं दक्षिणी ध्रुव को। और ये वाली जो अक्षांश है आपकी, ये अक्षांश कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य या विषुवत रेखा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जितने भी देशांतर बनाए जाते हैं वो सब ध्रुवों से बनाए जाते हैं। सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए बनाई जाती है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है वो रेखाएं कहलाती है देशांतरीय रेखाएं। मित्रों, 2013 की आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन था देशांतर रेखाएं होती है। वो हमारा क्वेश्चन था देशांतरीय रेखाएं होती है। और देशांतर रेखाएं होती है, इसके हमारे पास 4 विकल्प थे उस एग्जाम्स के अंदर। और वो 4 विकल्प थे हमारे। उसका एक विकल्प था वृहद, ये वाला विकल्प था वृहद। दूसरा जो हमारा इसके अंदर विकल्प था, वो दूसरा विकल्प था हमारा समदूरस्थ रेखाएं, उसको हम कहेंगे समदूरस्थ। तीसरा जो हमारा इसके अंदर विकल्प था वो था वक्राकार रेखाएं, तो ये वक्राकार रेखाओं के रूप में था, वक्राकार रेखाएं। और चौथा जो विकल्प था हमारा वो था हमारा इसके अंदर ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं। ये चौथा विकल्प था हमारा ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं। तो ध्रुवों से विसर्जित रेखाओं के रूप में ये उसमें चौथा विकल्प था। और इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आपको अभी बता रहा था कि सभी देशांतर रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाई जाती है। जबकि देशांतर वृहद भी होते हैं, देशांतर वक्राकार रेखाएं भी होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। लेकिन वास्तव में देशांतर रेखाएं ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं होती है। इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं। ये परफेक्ट आंसर होगा इसका
ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं। हालांकि अगर इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर चेंज कर देता और वो समदूरस्थ की जगह दे देता उपयुक्त सभी, तो फिर देशांतर वृहदवृत्त भी होते हैं, देशांतर वक्राकार भी होते हैं और देशांतर ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं भी होती है। लेकिन इस विकल्प के आधार पर हमारा जो आंसर था ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं। 2013 के अंदर आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन था। तो यहां मित्रों दो चीज हमको क्लियर करनी है। देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखाओं की डेफिनेशन क्या होगी? तो देशांतर रेखा की डेफिनेशन होगी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। ये रेखा कहलाएगी अपनी कौन सी? देशांतर रेखा। और सभी देशांतर रेखाएं जो हैं वो कोणात्मक दूरी कहां बनाएगी? विषुवत रेखा पर। तो केवल अगर देशांतर की बात की जाए तो केवल हम देशांतर के अंदर देखेंगे विषुवत रेखा पर कोणात्मक दूरी। तो विषुवत रेखा पर जो कोणात्मक दूरी होती है वो विषुवत रेखा की कोणात्मक दूरी कहलाती है देशांतर। तो यहां भी दोनों में अंतर हो गया, देशांतर रेखा में और देशांतर में। देशांतर केवल विषुवत रेखा की कोणात्मक दूरी होगी, जबकि देशांतर रेखाएं उन कोणात्मक दूरियों को नॉर्थ पोल टू साउथ पोल के अंदर मिलाएगी। और यहां से हमारी इन दोनों चीजों के अंदर अंतर हो चुका है। आप देख रहे हो मित्रों, इस ग्लोब को देखने के बाद यह पता चलता है कि ग्लोब के ऊपर बिल्कुल मध्यस्थ, ये जो मध्यस्थ कंडीशन है, इस मध्यस्थ कंडीशन में हमारी पृथ्वी दो भागों के अंदर विभाजित होती दिखाई दे रही है। एक भाग जो आप देख रहे हो इसके अंदर, ये इस देशांतर रेखा के आगे का भाग, एक भाग जो आप देख रहे हो वो इस देशांतर रेखा के पीछे का भाग। और ये वाली जो देशांतर है आपकी, इस देशांतर को हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं इसको? ग्रीनविच रेखा। और इस ग्रीनविच रेखा का देशांतर 0 डिग्री देशांतर है। कौन सा देशांतर है? 0 डिग्री देशांतर। तो यहां आप देख रहे हो कि इस ग्रीनविच रेखा ने संपूर्ण पृथ्वी को कितने बराबर भागों में बांट दिया है? 2 बराबर भागों के अंदर बांट दिया है। इससे आगे का जो भाग होगा, इससे आगे के भाग को हम कहेंगे पूर्वी देशांतर। क्या कहेंगे इसको? पूर्वी देशांतर। और इसके पीछे का जो भाग होगा, इसके पीछे के भाग को हम कहेंगे पश्चिमी देशांतर। और इस तरीके से ग्लोब के ऊपर देशांतरीय स्थिति कितने प्रकार की हो गई है? 2 प्रकार की हो गई है मित्रों। तो ये ध्यान रहे, जब भी आप किसी स्थान की देशांतरीय स्थिति का निर्धारण करोगे या आप देशांतरीय स्थिति का निर्धारण करोगे, तो या तो वो स्थान पूर्वी देशांतर में हो या फिर वो स्थान पश्चिमी देशांतर के अंदर होगा। तो देशांतर स्थिति 2 ही रूपों में होगी, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। हम ग्रीनविच से लास्ट आगे की ओर कितने डिग्री तक का अध्ययन कर सकते हैं? 180 डिग्री तक का। और ग्रीनविच से पीछे की ओर हम कितने डिग्री का अध्ययन कर सकते हैं? 180 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीनविच से आगे की ओर 180 डिग्री और ग्रीनविच से पीछे की ओर 180 डिग्री देशांतरों का अध्ययन किया जा सकता है। इस तरीके से अब हमें ये पूर्ण आभास हो चुका है। यहां हमने 4 चीज क्लियर कर ली है। नंबर 1 देशांतर, तो देशांतर होंगे विषुवत रेखा की कोणात्मक
दूरी। नंबर 2, देशांतर रेखाएं सभी कोणात्मक दूरियों को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली रेखाएं, वो कहलाएगी देशांतरी रेखाएं। देशांतरीय स्थिति ग्लोब पर कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। या तो कोई स्थान पूर्वी देशांतर में हो, या फिर कोई स्थान कौन से देशांतर में हो? पश्चिमी देशांतर के अंदर हो। हम पूर्वी देशांतर को 180 डिग्री तक और पश्चिमी देशांतर की तरफ भी लास्ट 180 डिग्री तक देशांतरों का अध्ययन कर सकते हैं। अब मित्रों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा ग्लोब पर कुल देशांतरों की संख्या, ग्लोब पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है और उसका निर्धारण किस तरीके से किया जाता है। तो जैसा कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब मैं आपसे बात करूंगा कुल देशांतरों की संख्या। तो कुल देशांतरों की संख्या पर मैं आपसे इसके अंदर बातें करूंगा। देखो, कुल देशांतरों की संख्या कितनी होगी? जब कुल देशांतरों की बात करें तो ग्रीनविच से आगे 180 डिग्री और ग्रीनविच से पीछे 180 डिग्री, तो इस तरीके से 180 प्लस 180, तो हमारे कुल देशांतर, तो हमारे कुल देशांतर जो होंगे, हमारे कुल देशांतर कितने हो जाएंगे? 180 प्लस 180, टोटल कितने हो जाएंगे? 360। कितने हो जाएंगे? 360। याद रहे, इसके अंदर ग्रीनविच रेखा को जोड़ा नहीं जाएगा, चूंकि देशांतरों के निर्धारण में ग्रीनविच रेखा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। इस ग्रीनविच रेखा का निर्धारण तो ग्लोब पर 1884 के अंदर किया गया है। कब किया गया है? 1884 के अंदर, ताकि पृथ्वी के संपूर्ण समय को कितने बराबर भागों में बांटा जाए मित्रों? 2 बराबर भागों के अंदर बांटा जा सके। इसलिए समय की गणना बड़ी आसान हो, समय की गणना करने में बड़ी आसानी रहे, बड़ी सहजता से समय की गणना की जाए, इसीलिए 1884 में इस रेखा का निर्धारण किया गया है। तो मित्रों ध्यान रहे, कुल देशांतरों की संख्या केवल कितनी होगी? 360, जबकि कुल अक्षांशों की संख्या 181 होगी, चूंकि हमने उसमें भूमध्य रेखा को काउंट किया था। और भूमध्य रेखा को काउंट इसलिए किया था कि सभी कोणात्मक दूरियां किसके माध्यम से निर्धारित की जाती है? विषुवतीय रेखा की। मैंने आपका कमेंट बॉक्स पढ़ा है, और मैंने आपके कमेंट बॉक्स में एक बंदे का कमेंट था कि साहब कुल अक्षांश 180 होंगे या 181 होंगे। तो ध्यान रहे, कुल अक्षांश तो 180 होंगे। द टोटल लेटीट्यूड आर 181, 90 नॉर्थ, 90 साउथ प्लस 1 मेडिटेरियन या भूमध्य रेखा। तो इसलिए मित्रों, जब भी कुल अक्षांश पूछा जाएगा तो 181 ही सही आंसर होगा, जबकि कुल देशांतर पूछे जाएंगे तो उसका आंसर होगा 360। अब बात करते हैं 2 देशांतरों के बीच की दूरी। तो मित्रों, आप देख रहे हो ग्लोब के ऊपर कि जैसे जैसे आपकी देशांतर रेखाएं ध्रुवों की ओर जा रही है और दूसरी देशांतर रेखा भी आपकी ध्रुवों की ओर जा रही है, तो ध्रुवों पर जाते जाते सभी देशांतर रेखाएं एक ही जगह पर मिल रही है। तो सभी देशांतर रेखाओं का मिलन कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है, और इसीलिए ध्रुवों पर देशांतरों का मान 0 हो जाता है, जबकि सबसे ज्यादा मान जो देखने को मिलेगा देशांतरों का
वो कौन सी रेखा पर मिलेगा? 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा पर। और इसीलिए हमेशा विषुवत रेखा पर ही देशांतरों के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है। और जब विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी हम इस तरीके से निकालेंगे। चूंकि हमारी जो विषुवत रेखा है या पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि जो है, उस परिधि की लंबाई 40,008 किलोमीटर है, 40,075 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 40,075, क्योंकि 40,008 तो हमारी पृथ्वी की कौन सी परिधि थी? ध्रुवीय परिधि, जिससे किसका निर्धारण किया जाता है? अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। जबकि विषुवत रेखीय परिधि से किसका निर्धारण किया जाता है? देशांतरों का निर्धारण किया जाता है। तो 40,075 बटा 360, और इस तरीके से ये निकल करके आएगी 111.32 किलोमीटर। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 111.32 किलोमीटर। और इन दो देशांतरों के जो बीच की दूरी है, इस दूरी को क्या कहा जाएगा? गोरे। क्या कहा जाएगा मित्रों? इसको गोरे। दो देशांतरों के जो बीच की दूरी होती है, इस दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे। तो याद रहे, कुल देशांतरों की संख्या 360, ठीक है। दो देशांतरों के बीच की दूरी तो 40,075 बटा 360, तो आंसर हो जाएगा 111.32 किलोमीटर। और दो देशांतरों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे। यहाँ ग्रीनविच का जो निर्धारण है वो कब किया गया है? 1884। और देशांतरीय स्थिति कितने रूप में रखी जाएगी? पूर्वी और पश्चिमी। मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप आसानी से अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट कर सकते हो, इसको बना सकते हो। अब मैंने आपको देशांतरों का पूरा परिचय इसके अंदर बता दिया है। अब देशांतरों के आधार पर मैं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति का निर्धारण करूंगा, और आप देखोगे राजस्थान की देशांतरीय स्थिति किस तरीके से निर्धारित की जाती है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और राजस्थान के देशांतरीय विस्तार का अध्ययन करेंगे। राजस्थान ग्लोब पर कितने डिग्री देशांतर से शुरू होता है और कितने डिग्री देशांतर पर उसकी समाप्ति हो जाती है। ग्लोब पर राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार कितना होगा, किस तरीके से देशांतरीय स्थिति निर्धारित की जाएगी, मैं पहले आपको बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं मित्रों। देशांतरीय स्थिति दो रूपों में उपयोगी होती है। ये किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करती है और किसी भी स्थान के समय की गणना के लिए उपयोगी होती है। देशांतरों का सर्वाधिक उपयोग समय की गणना के लिए होता है। किसके लिए होता है? समय की गणना के लिए होता है। जब आप टाइम कैलकुलेशन करते हो, पूरी पृथ्वी पर आप कहीं भी किसी भी स्थान का, ठीक है, समय निकाल सकते हो अगर आपको देशांतरों की नॉलेज है। और वो मैं आपको समय निकालना भी बताऊंगा, कैसे समय निकाला जाता है। परीक्षा में आजकल एक एग्जाम्पल्स हमेशा आ रहा है इस तरीके का। तो मैं आपको यहाँ राजस्थान का देशांतरीय विस्तार बताता हूँ, किस तरीके से राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। तो यहाँ हमारा जो अब बिंदु रहेगा वो रहेगा राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। ये बिंदु रहेगा हमारा राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। और जब राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर राजस्थान की आउटलाइन के अंतर्गत बताऊंगा। और जब राजस्थान की आउटलाइन देखें तो राजस्थान की आउटलाइन इस तरीके की है। ये जो आउटलाइन देख रहे हो आप, ये आउटलाइन हमारे राजस्थान की है। ये राजस्थान का
प्राकृतिक मानचित्र है, राजस्थान की प्राकृतिक स्थिति है। और अगर देशांतर के सापेक्ष राजस्थान को देखें तो ये वाली एक रेखा है और इस रेखा का नाम है 0 डिग्री। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री रेखा हो जाएगी और इस 0 डिग्री रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? ग्रीनविच। कौन सी रेखा कहते हैं इसको? ग्रीनविच रेखा। तो ये ग्रीनविच रेखा है और ग्रीनविच रेखा संपूर्ण पृथ्वी को कितनी देशांतरीय स्थिति में निर्धारित करती है? 2 देशांतरीय स्थितियों में निर्धारित करती है। अगर कोई स्थान ग्रीनविच रेखा से आगे की ओर होगा तो मित्रों उसका देशांतरीय विस्तार होगा पूर्वी देशांतर, और अगर कोई स्थान ग्रीनविच रेखा से पीछे की ओर होगा तो मित्रों उसका देशांतरीय विस्तार होगा पश्चिमी देशांतर। यहां राजस्थान का जो मानचित्र देख रहे हो आप, इस मानचित्र को देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि हमारा राजस्थान ग्रीनविच रेखा से आगे की ओर है या हमारा राजस्थान ग्रीनविच रेखा से पीछे की ओर है। तो मित्रों बताओ, ग्रीनविच रेखा से आगे है राजस्थान या पीछे की ओर है? बिल्कुल आपने सही पहचाना, राजस्थान ग्रीनविच रेखा से आगे की ओर है। और जो ग्रीनविच रेखा से आगे की ओर जो स्थान होगा उस स्थान को हम लास्ट कौन से डिग्री तक निर्धारित करेंगे? 180 डिग्री तक। और ये 180 डिग्री वाली जो कंडीशन है, ये देशांतर कौन सी कंडीशन में रखा जाएगा? पूर्वी देशांतर। किस में रखा जाएगा? पूर्वी देशांतर। अब बात करते हैं राजस्थान कितने डिग्री से चालू हुआ। तो यहां राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, सबसे पहले आप देखोगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, तो राजस्थान चालू होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। किससे चालू होता है मित्रों? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। और इसका लास्ट देशांतरीय विस्तार कितने डिग्री पर समाप्त हो जाएगा? तो इसका लास्ट देशांतरीय विस्तार समाप्त हो जाएगा 78 डिग्री 17 मिनट। कितने डिग्री पर हो जाएगा? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और इस तरीके से राजस्थान चालू तो हुआ 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और समाप्ति हो गई 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। अर्थात राजस्थान पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर में स्थित है। और जब इस देशांतरीय विस्तार को देखते हैं तो मित्रों एक देशांतर रेखा है जो राजस्थान के मध्य से होकर के गुजरती है और इस देशांतर रेखा का नाम है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के लगभग कहाँ से होकर के गुजरती है? मध्य से होकर गुजरती है। और इस तरीके से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान को कितने बराबर भागों में बांट देती है? 2 बराबर भागों में बांट देती है। इससे आगे का जो भाग है वो कहलाएगा पूर्वी राजस्थान और इसके पीछे का जो भाग है वो कहलाएगा पश्चिमी राजस्थान। और इस तरीके से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर लगभग राजस्थान के मध्य से गुजरती है। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था मित्रों कि एक अक्षांश रेखा थी जिसको हम राजस्थान का मध्यस्थ अक्षांश कहते थे और उस मध्यस्थ अक्षांश का नाम था 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान का
मध्यस्थ देशांतर। तो राजस्थान का मध्यस्थ देशांतर कौन सा हो जाएगा? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान का कौन सा देशांतर होगा? मध्यस्थ देशांतर। जबकि राजस्थान का मध्यस्थ अक्षांश और राजस्थान का मध्यस्थ अक्षांश था 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा होगा? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये वाली रेखा थी 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश की। इसको हम कहते हैं मध्यस्थ अक्षांश। क्या कहेंगे इसको? मध्यस्थ अक्षांश। तो ये मध्यस्थ अक्षांश कहलाएगा। और इस तरीके से दो क्वेश्चन आपके निकल करके आ गए, राजस्थान का मध्यस्थ देशांतर और राजस्थान का मध्यस्थ अक्षांश। और यहां से आप जब मानचित्र देख रहे हो, ठीक है, जब आप क्लास के अंदर पढ़ते रहते थे और ऑफलाइन थे, हम फेस टू फेस हुआ करते थे, तो बिल्कुल स्पष्ट कंडीशन हुआ करती थी। कई बार तो कई लोग पूछ लेते थे साहब मध्यस्थ अक्षांश और मध्यस्थ देशांतर कैसे निकाल दिया, कैसे बना लिया? तो कुल देशांतरीय विस्तार का आधा कर दीजिए, कुल अक्षांशीय विस्तार का आधा कर दीजिए, और जब बीच में आप उसका निर्धारण करोगे तो वो आपके मध्यस्थ अक्षांश और मध्यस्थ देशांतर दोनों बनेंगे। और यहां एक नई कंडीशन क्रिएट हो गई है मित्रों, मध्यस्थ अक्षांश और मध्यस्थ देशांतर दोनों एक निश्चित स्थान पर काट रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? यहां काट रहे हैं। और यहां जब ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं तो ये जिला कौन सा होगा? तो इस जिले का नाम है नागौर। कौन सा जिला है मित्रों? नागौर। ये राजस्थान का नागौर जिला है। और इस तरीके से राजस्थान का मध्यस्थ अक्षांश और मध्यस्थ देशांतर दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? नागौर जिले के अंदर ही काटते हैं। तो याद रहे, अगर आपकी परीक्षा में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मध्यस्थ अक्षांश और मध्यस्थ देशांतर राजस्थान के कौन से जिले के अंदर एक दूसरे को काटते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा मित्रों नागौर। क्या आंसर हो जाएगा? नागौर। अब आप यहां से मैं आपको और थोड़ा डेप्थ के अंदर लेकर के जाऊंगा। कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर एक एक चीज का अपना विशेष महत्व होता है। कंसेप्ट बनाना सीखो, रटना मत सीखो, आइडियोलॉजी डेवलप करो, क्रिएटिविटी को डेवलप करो। और क्रिएटिविटी में मैं आपको बताऊं, मैं आपको बता चुका हूं कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितने डिग्री से चालू हुआ? 69 डिग्री 30 मिनट से। और कितने डिग्री पर समाप्त हुआ? 78 डिग्री 17 मिनट पर। कितने डिग्री पर समाप्त हुआ? 78 डिग्री 17 मिनट पर। यहां से मैं एक कंसेप्ट निकालूं, राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार। ये कंसेप्ट निकलेगा यहां से, राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार। तो राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार कितना होगा? तो राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार कैसे निकालोगे आप? 78 डिग्री 17 मिनट माइनस 69 डिग्री 30 मिनट को इसके अंदर से क्या कर दोगे? घटा दोगे। और जब आप 78 डिग्री में से 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट घटाओगे तो वो आपके राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार निकल करके आ जाएगा। अब घटाने का तरीका क्या है देशांतरों में? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि देशांतर सदैव किस में पढ़े जाते हैं? डिग्री, मिनट और सेकंड। डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर पढ़े जाते हैं। डिग्री का 60वां भाग
मिनट होता है और मिनट का 60वां भाग सेकंड होता है। इसलिए डिग्री को मिनट में और मिनट को किस में पढ़ा जाता है? सेकंड में। यहां आपके पास 78 डिग्री 17 मिनट है, तो डिग्री को हम किसके अंदर पढ़ेंगे? मिनट में। और मिनट को किस में पढ़ेंगे? सेकंड में। तो 17 मिनट यानी 17 सेकंड हो गई और 30 मिनट यानी 30 सेकंड हो गई। अब 17 सेकंड में से 30 सेकंड नहीं जा सकती है, तो आप इधर से 1 मिनट उधार ले लो, और 1 मिनट में कितने होते हैं? 60, और 60 और 17 कितने सेकंड हो जाएंगे? 77, और 77 सेकंड में से 30 सेकंड जब जाएंगे तो कितने सेकंड बच जाएंगे? 47 सेकंड बच जाएंगे। यहां आपका 78 डिग्री था और 78 डिग्री में से 1 मिनट हमने इस तरफ ले लिया, तो यहां पर आपके पास कितना डिग्री रह गया? 77 डिग्री रह गया। और 77 में से जब आप 69 घटा दोगे तो आपके पास कितने डिग्री रह जाएगा? 8 डिग्री रह जाएगा। तो ये बनेगा 8 डिग्री और 47 मिनट बनेगा। तो ये आंसर आ जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। तो राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार कितना होगा? 8 डिग्री 47 मिनट। जबकि कुल अक्षांशीय विस्तार, और कुल अक्षांशीय विस्तार आया था हमारा 7 डिग्री 9 मिनट। कितना आया था? 7 डिग्री 9 मिनट आया था। ये जो विस्तार है, इस विस्तार को हम कहेंगे कुल अक्षांशीय विस्तार। क्या कहेंगे हम इसको? कुल अक्षांशीय विस्तार। तो कुल अक्षांशीय विस्तार तो होगा 7 डिग्री 9 मिनट, और कुल देशांतरीय विस्तार होगा 8 डिग्री 47 मिनट। तो मित्रों, एक बार पुनः मैं आपको यहां बताता हूं, राजस्थान ग्रीनविच रेखा से आगे की ओर है। इसका देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से चालू होता है और उसकी समाप्ति 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर होती है। कुल देशांतरीय विस्तार है हमारा 8 डिग्री 47 मिनट, जो लगभग कितने डिग्री कहा जा सकता है? 9 डिग्री कहा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुल देशांतरीय विस्तार का राजस्थान लगभग कितने डिग्री है? 9 डिग्री है। कितने डिग्री है? 9 डिग्री है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया मध्यस्थ देशांतर, तो राजस्थान का मध्यस्थ देशांतर कितने डिग्री देशांतर रेखा? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। जबकि राजस्थान का मध्यस्थ अक्षांश कितने डिग्री रेखा? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और मित्रों, मध्य अक्षांश और मध्य देशांतर दोनों एक दूसरे को कहां काटते हैं? नागौर में। कहां काटते हैं? नागौर जिले के अंदर। अब एक और साइकोलॉजिकल क्वेश्चन निकालें। 2010 के अंदर आरएएस प्री एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। मित्रों, वो किसी किताब का, किसी गाइड का क्वेश्चन नहीं था, वो मैप का रिसर्चेबल क्वेश्चन था। जब आपको देशांतरों की पूरी नॉलेज होगी तब जाकर के ही आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इसीलिए आपका जो टॉपिक है वो जड़ से पूरा होना चाहिए, जब जाकर के आप उसके क्वेश्चंस निकाल सकते हो। और वो क्वेश्चन आया था 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? आरएएस प्री 2010 का मैप का रिसर्चेबल क्वेश्चन ये पूछा गया था। वो किसी भी गाइड्स के अंदर वो क्वेश्चन नहीं था। और जैसा कि आप देख रहे हो कि राजस्थान 69 डिग्री 30 से चालू हुआ, और कौन से जिले से चालू होगा? जैसलमेर से चालू होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अंतिम जिला है, ये अंतिम जिला कौन सा है? जैसलमेर है। कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला है। और जैसलमेर जिले की जो अंतिम तहसील है वो तहसील कौन सी है?
सम तहसील है, और सम तहसील का अंतिम जो गांव है वो अंतिम गांव कौन सा है? कटरा। कौन सा गांव है? कटरा गांव है। तो ये कटरा गांव कितने डिग्री पर हुआ? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, जो राजस्थान का अंतिम पश्चिमी गांव होगा। तो राजस्थान का अंतिम पश्चिमी गांव कौन सा होगा? कटरा गांव। कितने डिग्री पर हुआ? 69 डिग्री 30 मिनट पर। आप जानते हो कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर का देशांतरीय विस्तार लगभग 3.25 डिग्री देशांतरों में है। और जब ये 3.25 डिग्री देशांतरों में है तो आपकी 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कौन से जिले से होकर के गुजरेगी? तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है, ये 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरेगी। कौन से जिले से गुजरेगी? जैसलमेर जिले से गुजरेगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन RS प्री 2010 के अंदर पूछा गया था। तो यहां याद रहे, एक और कंसेप्ट देशांतरों का निकला है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के किस जिले से होकर के गुजरती है? तो किस जिले से होकर के गुजरती है? वो जैसलमेर जिले से होकर के गुजरती है। मित्रों, इसी तरीके से राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, और राजस्थान का सबसे पूर्वी जो जिला है वो जिला कौन सा है? धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर जिला है। और धौलपुर के अंदर यहाँ एक तहसील है और उस तहसील का नाम है राजा खेड़ा। कौन सी तहसील है उसका? राजा खेड़ा। और उस राजा खेड़ा तहसील का एक गांव है और उस गांव का नाम है सिलान गांव। कौन सा गांव है मित्रों? सिलान गांव। इस तरीके से राजस्थान का सबसे पश्चिम जो गांव होगा वो होगा कटरा गांव, और राजस्थान का सबसे पूर्वी जो गांव होगा वो कौन सा होगा? राजा खेड़ा का सिलाने गांव। तो सबसे पश्चिमी जिला पूछ ले तो जैसलमेर, सबसे पश्चिमी तहसील पूछ ले तो सम तहसील, सबसे पश्चिमी गांव पूछ ले तो कटरा गांव, सबसे पूर्वी जिला पूछ ले तो धौलपुर, सबसे पूर्वी तहसील पूछ ले तो राजा खेड़ा, सबसे पूर्वी गांव पूछ ले तो सिलाने गांव। ये ध्यान रखना, सबसे पूर्वी बिंदु भी सिलान गांव और सबसे पश्चिम बिंदु भी कटरा गांव आपका इसमें बनेगा। तो मित्रों 78 डिग्री 17 मिनट पर राजस्थान का कौन सा जिला स्थित है? धौलपुर जिला स्थित है। इसीलिए एक और क्वेश्चन आप इसके अंदर बना सकते हो। एक देशांतर रेखा है और उस देशांतर रेखा का नाम है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कौन सी रेखा है मित्रों? ये 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये वो देशांतर रेखा है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कौन से जिले से होकर के गुजरेगी? धौलपुर जिले से होकर के गुजरेगी। राजस्थान के केवल और केवल ये दो ही देशांतर हैं जो पर्टिकुलर एक एक जिलों से होकर के गुजरती हैं। 70 डिग्री जैसलमेर से और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन से जिले से गुजरेगी? धौलपुर जिले से ये गुजरेगी। इस तरीके से यहां से आपके ये दो कंसेप्ट और निकल करके आए हैं। तो ये आपके दो कंसेप्ट और इसके अंदर बनेंगे, इसका ध्यान रखना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक बार मैं आपको यहाँ पर इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन से जिले से? जैसलमेर। कौन से जिले से गुजरेगी? जैसलमेर से। और एक आपसे पूछ लिया जाए कि 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन से जिले से गुजरेगी? धौलपुर जिले से गुजरेगी। एक बार फिर मित्रों यहाँ से मैं आपके क्वेश्चंस क्लियर कर देता हूँ। और इन क्वेश्चनों की जब हम बात करें तो इन क्वेश्चनों के अंतर्गत हम बात करेंगे
हमारा देशांतरीय विस्तार चालू हुआ 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, समाप्ति हो गई कितने डिग्री पर, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर। तो देशांतरीय विस्तार हो गया पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर। कितने डिग्री देशांतर मध्यस्थ होगी, 74 डिग्री। कितने डिग्री मध्यस्थ अक्षांश होगी, 27 डिग्री मध्यस्थ अक्षांश मध्यस्थ देशांतर। दोनों किसके ऊपर काटेंगे, नागौर के ऊपर। कितने डिग्री देशांतर रेखा केवल जैसलमेर से गुजरेगी, 70 डिग्री। और कितने डिग्री देशांतर रेखा केवल धौलपुर जिले से गुजरेगी, तो कितने डिग्री गुजरेगी, 78 डिग्री देशांतर रेखा। और राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार कितना होगा, तो 78 17 माइनस 69 30 बराबर कितना आ जाएगा, 8 डिग्री 47 मिनट, जो लगभग कितने डिग्री होगा, 9 डिग्री होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम यहाँ राजस्थान को देशांतर के रूप में निर्धारित कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट कवर कर लो इसका, और स्क्रीनशॉट कवर करके सारे जो कंसेप्ट हैं वो आप इसके अंदर बना सकते हो। तो स्क्रीनशॉट खींच लो आप इसका, और फिर इसको एक एक कंसेप्ट को आप नोट कर लेना। राजस्थान का मैप लेना और राजस्थान का मैप लेकर उसके अंदर इसको प्रदर्शित करना। फिर मैं आपको यहां से एक और क्वेश्चन बताता हूं, किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम्स में, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे एग्जामिनर आपको घुमा देता है। आपके पढ़ी हुई चीज में ही आप हल्के से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपको, आप कई बार क्वेश्चन को पहचान नहीं पाते हो, तो मैं क्वेश्चन की पहचान करना आपको यहाँ सिखाऊंगा। जैसा कि आपने यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मित्रों, आगे हम इस पे बात करते हैं, और आगे मैं आपको इसमें एक कंसेप्ट बताता हूँ, और इस कंसेप्ट को आप यहाँ देखोगे, इसके अंदर देखिए किस तरीके से ये चीज़ें बनी हुई है। तो यहाँ आप एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन के ऊपर देखोगे, और उस साइकोलॉजिकल क्वेश्चन की हम इसमें बातें करेंगे, और उस साइकोलॉजिकल क्वेश्चन को कैसे आप उसका आंसर दोगे वो देखिए। 2008 के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया पटवार एग्जाम्स के अंदर। मित्रों, मैं आपके कमेंट बॉक्स देख रहा हूं, और कई बंदे ये कमेंट कर रहे हैं कि साहब पटवारी की क्लास भी चालू करो ना, पटवारी की क्लास क्यों नहीं चालू कर रहे हो। अरे भाई मित्रों, ये जो सिलेबस चालू किया गया है ये रीट और पटवार दोनों का कॉमन सिलेबस है। दोनों के अंदर ही है, राजस्थान ज्योग्राफी आपके पटवार में भी है और राजस्थान ज्योग्राफी आपके रीट के अंदर ही है। उसी को तो ध्यान में रखते हुए पहले ये चालू किया है। तो इसलिए 2008 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था पटवार एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, और वो क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन था हमारा राजस्थान का पूर्व से पश्चिम, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार होगा। ये क्वेश्चन था मित्रों, ये पटवार एग्जाम के अंदर 2008 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार होगा, और उसके जो विकल्प थे, आप विकल्पों के ऊपर गौर करिए, और जब विकल्पों की बात करें तो उसमें पहला ही विकल्प था 7 डिग्री 9 मिनट व 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट। दूसरा जो विकल्प था उसके अंदर, वो विकल्प था 7 डिग्री 9 मिनट व 8 डिग्री 40 मिनट। तीसरा जो विकल्प था उसके अंदर, वो तीसरा विकल्प था हमारा इसके अंदर
8 डिग्री 47 मिनट व 7 डिग्री 09 मिनट। और चौथा जो विकल्प था हमारा इसके अंदर, वो चौथा विकल्प था 8 डिग्री 47 मिनट व 7 डिग्री 47 मिनट। ये हमारा विकल्प था। इस तरीके से अब आप क्वेश्चन को पहचानिए। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। देखो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, देशांतरीय, और फिर उसके बाद क्या दिया गया है, अक्षांशीय। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर में आप क्या देखोगे, देशांतरीय, फिर उसके बाद क्या देखोगे, अक्षांशीय। तो देशांतरीय विस्तार देखोगे तो राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। अब 8 डिग्री 47 मिनट यहाँ भी है और 8 डिग्री 47 मिनट यहाँ पर भी है, दोनों में से एक आंसर होगा। ये तो दोनों आंसर हो ही नहीं सकते हैं, ये विकल्प बिल्कुल आपके रॉन्ग हैं, और इन दोनों में से एक आंसर आपका होगा। फिर आगे आपका अक्षांशीय विस्तार, तो कुल अक्षांशीय विस्तार है आपका 7 डिग्री 9 मिनट और यहाँ 7 डिग्री 47 मिनट। तो आपका आंसर क्या हो गया इसके अंदर, सी, 8 डिग्री 47 मिनट व 7 डिग्री 9 मिनट। कई बंदे बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं, क्वेश्चन को पहचान नहीं पाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं अच्छी तरीके से। पहले देशांतरीय बताना था, फिर उसके बाद क्या बताना था, अक्षांशीय। ठीक है, तो कई लड़के जल्दबाजी के अंदर ये वाला आंसर कर देते हैं 7 डिग्री 9 मिनट और 8 डिग्री 47 मिनट। और इस तरीके के बड़े साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो पटवार एग्जाम का ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी बता ही चुका हूं कि वो क्वेश्चन था हमारा, ये 2010 के अंदर आया था, RS प्री एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये था हमारा क्वेश्चन, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है, ये क्वेश्चन हमारा इसके अंदर ही पूछा गया था। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा आंसर है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कौन से जिले से गुजरती है, जैसलमेर से। कौन से जिले से गुजरती है, जैसलमेर से गुजरती है। केवल और केवल एक ही जिले से गुजरेगी, जो मैंने आपको बताया। ये क्वेश्चन RS प्री 2010 के अंदर पूछा गया, मैप का रिसर्चेबल क्वेश्चन था। ये मैप से पूछा गया क्वेश्चन था, कहीं पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं था। और इस तरीके से ये 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के अंदर से गुजरती है। और यहाँ से राजस्थान की देशांतरीय जो स्थिति है वो समाप्त होती है और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार यहाँ से खत्म हो जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों क्वेश्चनों का, ताकि साथ के साथ आप क्वेश्चन भी देखते जाओगे, मैटर भी देखते जाओगे, तो आपके बहुत अच्छा समझने में आएगा और क्वेश्चन करने की पकड़ भी आपकी मजबूत होती जाएगी। साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। हालांकि जब PDF डाली जाएगी तो PDF के अंदर ही मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, प्रत्येक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे, तो आप टॉपिक को पढ़ने के बाद उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हो। यहाँ आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा और यहाँ से आपकी राजस्थान की देशांतरीय स्थिति समाप्त होती है। एक बार फिर पुनः मैं आपको देशांतरीय विस्तार बता देता हूँ। राजस्थान कितने डिग्री से चालू हुआ, 69 डिग्री 30 मिनट से पूरे देशांतर में, और समाप्ति कितनी डिग्री पर हुई, 78 डिग्री 17 मिनट। कुल देशांतरीय विस्तार कितना हो गया, 8 डिग्री 47 मिनट, जो लगभग कितने डिग्री हो गया, 9 डिग्री के लगभग। मध्यस्थ देशांतर कितने डिग्री हो गया, 74 डिग्री। कितने डिग्री हो गया, 74 डिग्री हो गया। और 70 डिग्री केवल और केवल कौन से जिले से गुजरेगी, जैसलमेर से। और 78 डिग्री केवल और केवल किससे गुजरेगी, धौलपुर जिले के अंदर से गुजरेगी। और इस तरीके से ये हमारी जो देशांतरीय विस्तार था यहाँ से राजस्थान का समाप्त हो चुका है।
अब देशांतरों का दूसरा उपयोग, और देशांतरों का दूसरा उपयोग है समय की गणना। क्या होती है? समय की गणना। तो देशांतरों का दूसरा उपयोग पढ़ेंगे हम, और देशांतरों का दूसरा उपयोग होता है समय की गणना। मित्रों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि देशांतरों का मुख्य उपयोग, देशांतरों का मुख्य उपयोग समय की गणना के लिए ही होता है। स्थिति तो अक्षांश से भी निर्धारित की जा सकती है, लेकिन समय की गणना केवल और केवल देशांतर पर की जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना कि देशांतरों का मुख्य उपयोग ही समय की गणना है। और समय की गणना कैसे की जाती है? मेरे ऑफलाइन क्लासों के अंदर जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ चुके हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ ऑनलाइन, और वो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास से भी देख रहे हैं, आपको ऑनलाइन क्लासों के अंदर कुछ नया वेरिएशन देखने को मिल रहा होगा, ये निश्चित बात है मित्रों, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर समय काफ़ी पर्याप्त मिलता है। इसीलिए तो समय की गणना की जब बात की जाए तो देशांतरों से ही किसकी गणना की जाती है? समय की गणना। तो समय की गणना किससे की जाएगी? देशांतरों से। और जब समय की गणना की बात करें तो समय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो समय होता है मानक समय। कौन सा समय होता है? मानक समय। तो एक प्रकार का समय हो जाएगा मानक समय, और दूसरा जो समय है उस दूसरे समय को हम कहेंगे स्थानीय समय। कौन सा समय कहेंगे? स्थानीय समय। और इस तरीके से वर्ड के अंदर कितने प्रकार के समय होते हैं? दो प्रकार के समय होते हैं। कई बार ऑफलाइन क्लासों के अंदर जब मैं पूछता हूं कि साहब समय कितने प्रकार के होते हैं, बोले साहब हमने तो दो ही पढ़े, या तो अच्छा या बुरा। लेकिन वास्तव में जब समय की गणना करते हैं देशांतरों के अनुसार तो दो प्रकार के समय होते हैं, एक मानक समय के रूप में और एक स्थानीय समय के रूप में। मानक समय संपूर्ण विश्व का समय होता है, और अंग्रेजी में इसे कौन सा समय कहते हैं? GMT। कौन सा समय कहते हैं इसको? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, अर्थात ग्रीनविच रेखा से निर्धारित समय। और ये जो स्थानीय समय होता है इस समय को कहते हैं IST, यानी किसी भी देशांतर का स्थानीय समय, वहाँ का लोकल टाइम होता है ये, उसको कहते हैं स्थानीय समय। मानक समय कौन सी रेखा के द्वारा निर्धारित किया जाता है? मानक समय का निर्धारण ग्रीनविच रेखा से किया जाता है। कौन सी रेखा से किया जाता है? ग्रीनविच रेखा से किया जाता है। और ग्रीनविच रेखा से निर्धारित जो समय है, ग्रीनविच रेखा से निर्धारित ये समय ही कौन सा समय कहलाता है? मानक समय कहलाता है। और ये संपूर्ण विश्व का समय होता है। तो विश्व के समय को कौन से समय के रूप में रखा जाता है? मानक समय के रूप में रखा जाता है। तो याद रहे, विश्व का समय कौन से समय के अंदर रखा जाएगा? मानक समय के अंदर ही रखा जाएगा। जब मित्रों आप मोबाइल चलाते हो और मोबाइल के अंदर एक फंक्शंस होता है सेटिंग वाला, और उस सेटिंग फंक्शंस के अंदर एक फंक्शन होता है वर्ड ओ क्लॉक। तो उस वर्ड ओ क्लॉक के अंदर ही आपको विश्व घड़ी दिखती है। वो विश्व घड़ी कौन सा समय है मित्रों? मानक समय है। कौन सा समय है? मानक समय है। चूंकि संपूर्ण विश्व का समय कौन सा समय कहलाता है? मानक समय, जो कौन सी रेखा से निर्धारित किया जाता है? ग्रीनविच रेखा से निर्धारित किया जाता है। जबकि IST जो समय है, IST समय स्थानीय समय होता है, और ये प्रत्येक देशांतर पर निर्धारित होता है। तो प्रत्येक देशांतर पर
निर्धारित समय। तो प्रत्येक देशांतर का जो निर्धारित समय है उस समय को कौन सा समय कहा जाएगा? स्थानीय समय। और स्थानीय समय की गणना सदैव किसके आधार पर होती है? सूर्य के आधार पर। किसके आधार पर होती है? सूर्य के आधार पर। इसमें बेस होता है सूर्य की छाया। क्या होती है? सूर्य की छाया या उसकी परछाई, ये इसका बेस होता है। तो इसलिए स्थानीय समय का निर्धारण सूर्य प्रकाश के आधार पर होता है और हमारा जो मानक समय है वो ग्रीनविच रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस तरीके से विश्व में कुल समय कितने होते हैं? 2 प्रकार के, मानक समय और स्थानीय समय। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको मानक समय पढ़ाता हूं। क्या होता है मानक समय? किस तरीके से इसका निर्धारण किया जाता है? ग्लोब पर इसकी गणना कैसे की जाती है? आगे की ओर और पीछे की ओर ये समय किस रूप में चलता है? उससे पहले आपको एक बेस देखना पड़ेगा और वो बेस है हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है मित्रों, सीधी खड़ी नहीं है। तो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है? झुकी हुई है। और जब ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश इसके आधे भाग को एक साथ प्रकाशित नहीं कर पाता है, चूंकि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है। और इसीलिए 1 डिग्री से दूसरे डिग्री तक पहुंचने में, 1 डिग्री से दूसरे डिग्री तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को 4 मिनट का समय लग जाता है। कितने मिनट का समय लग जाता है? 4 मिनट का समय लग जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है? झुकी हुई। इसीलिए जब आप मानक समय निकालोगे, जब आप स्थानीय समय निकालोगे तो 1 डिग्री देशांतर बराबर कितने मिनट का अंतर आ जाएगा? 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री देशांतर बराबर कितने मिनट का अंतर होगा? 4 मिनट का अंतर इसके अंदर होगा। चाहे मानक समय हो और चाहे स्थानीय समय हो, दोनों में ही 1 डिग्री बराबर कितने मिनट का अंतर आपको देखने को मिलेगा? 4 मिनट का। या आप इसको शॉर्टकट में कह सकते हो कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। क्या कह सकते हो? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का इसमें निर्धारण किया जाएगा। मानक समय के साथ हम शुरुआत करेंगे और मानक समय कैसे पढ़ा जाता है, कैसे इसका निर्धारण किया जाता है, उसका आकलन हमको इसके अंदर ही करना है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इस मानक समय को पढ़ेंगे। एक बार फिर क्लास के अंत में मैं आपको फिर एक संदेश दे रहा हूं कि आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए। ये मत समझिए कि साहब ऑनलाइन क्लासें हैं, हम कैसे उसके अंदर उसको सर से पूछे, कैसे बताएं, हम पूछ तो सकते ही नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं समय समय पर आपके कमेंट्स देख रहा हूं और जो जो कमेंट्स में आप क्वेश्चन करोगे उनके जवाब मैं आपको यहाँ क्लास के अंदर बताता रहूँगा। ठीक है, अगली क्लास मानक समय के साथ होगी, मानक समय के रूप में निर्धारित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।